हेलो स्टूडेंट्स, आई एम फैज़ा सिद्दीकी। वेलकम टू गोल्ड ऑडियो एजुकेशन। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th के मैथमेटिक्स का चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स चैप्टर हम पहले भी पढ़ चुके हैं 9th क्लास में भी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप चैनल पर जाकर भी देख सकते हैं या फिर आई बटन पर क्लिक करके भी देख सकते हैं। और क्लास 10th की मैथमेटिक्स का फर्स्ट चैप्टर भी चैनल पर अपलोडेड है, आप चाहें तो उसे भी देख सकते हैं। तो पॉलिनोमियल्स के बारे में ये तो हमें पता है कि पॉली मतलब प्लूरल, बहुत सारे, नोमियल्स मतलब टर्म्स, बहुत सारी टर्म्स, लेकिन इसमें कुछ अलग है। इसमें हम पॉलिनोमियल्स के जीरोस के बारे में सीखेंगे कि उन्हें कैसे निकालना है और उन जीरोस का कोफिशिएंट से क्या रिलेशन है, वो सब हम इसमें सीखेंगे। चलिए फिर सबसे पहले ये देखते हैं कि किसी ग्राफ को देखकर हम कैसे पता लगा सकते हैं कि उसके कितने जीरोस हैं। मतलब जैसे अगर हमारे पास क्वेश्चन है द ग्राफ्स ऑफ y इज इक्वल टू p ऑफ x, y इज इक्वल टू p ऑफ x आर गिवन। हमें यहाँ पर हर केस में यही दिया है कि y इज इक्वल टू p ऑफ x, मतलब p ऑफ x का जो भी आंसर आएगा वही y है। फॉर सम पॉलिनोमियल्स p ऑफ x, कि वो कोई भी पॉलिनोमियल हो सकता है p ऑफ x। फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस ऑफ p ऑफ x इन ईच केस। हमें हर केस में ये बताना है कि नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं। देखिए हमने पिछली क्लासेस में कई तरीकों से निकाले होंगे नंबर ऑफ जीरोस। जैसे जो पॉलिनोमियल की डिग्री होती है उससे पता चल जाता है कि उसमें कितने नंबर ऑफ जीरोस होंगे। अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की डिग्री होती है 2, तो इसका मतलब उसमें 2 ही जीरोस होंगे। इसके नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे? 2। अब हम देखते हैं कि ग्राफ को देखकर हम कैसे बता सकते हैं। जब हमें बताना है p ऑफ x, जीरोस ऑफ p ऑफ x, तो इसका मतलब ये है कि जो x एक्सिस है उस पर जो ग्राफ बना है उसने कितनी बार कट करा है। अब जैसे जो ग्राफ है ये यहाँ पर है, सिर्फ ये है y डैश x x डैश, ठीक है, ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है। ये ग्राफ y एक्सिस को तो कट कर रहा है लेकिन x एक्सिस को कट नहीं कर रहा है। मतलब इस p ऑफ x के कितने जीरोस होंगे? 0। क्यों? क्योंकि यहाँ पर इसने x एक्सिस को कहीं पर भी कट नहीं करा है ग्राफ ने। ग्राफ बिल्कुल x एक्सिस के पैरेलल है, और जो पैरेलल होता है अगर हम इसे चाहे इधर एक्सटेंड करें चाहे इधर एक्सटेंड करें, ये एक पैरेलल लाइंस कभी भी मीट नहीं करती हैं, कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती हैं एक दूसरे को। तो इसलिए यहाँ पर 0, नंबर ऑफ जीरोस क्या है? 0। एक भी यहाँ पर 0 नहीं है। यहाँ पर देखते हैं x एक्सिस को इस ग्राफ ने कितनी बार इंटरसेक्ट किया है, कितने पॉइंट्स पर? सिर्फ एक पॉइंट पर करा है। तो यहाँ पर कितने होंगे नंबर ऑफ जीरोस? 1। इसी तरीके से इस ग्राफ में देखते हैं। देखिए जब भी कोई ऐसा ग्राफ हमें मिलेगा, जब भी हम कोई ऐसा ग्राफ देखेंगे तो उसमें हमें सबसे पहले ये समझना है कि इस ग्राफ का क्या मतलब है। जब ये एक लाइन के ऊपर कोई भी लाइन हम अगर ऐसे बना रहे हैं, ऐसे बना रहे हैं, तो इसका क्या मतलब है? ये कितने पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट कर रही है? एक पर, सिर्फ और सिर्फ एक पॉइंट पे ही इंटरसेक्ट करती है। चाहे हम उसे ऐसे बनाते ज़रूर हैं लेकिन वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या होता है? एक ही होता है। तो इस तरीके से यहाँ पर एक पॉइंट हो गया, फिर जब यहाँ पर इसने टच करा तो ये एक और पॉइंट हो गया, और जब उसके बाद इसने यहाँ पर वापस से टच करा तो एक और पॉइंट हो गया। तो 3 पॉइंट्स ऐसे हैं जहाँ पर ये से कट कर रहा है x एक्सिस को। ग्राफ x एक्सिस को 3 पॉइंट्स पे कट कर रहा है। तो यहाँ पर कितने होंगे नंबर ऑफ जीरोस? 3। देखिए यहाँ पर हमसे पूछा गया था कि p ऑफ x बताना है और यहाँ पर बोला गया था y इज इक्वल टू p ऑफ x। अगर यहाँ पर क्वेश्चन होता x इज इक्वल टू p ऑफ y, सपोज x इज इक्वल टू p ऑफ y, और यहाँ पर हमसे पूछा जाता कि p ऑफ y बताइए, p ऑफ y के जीरोस बताने हैं हर केसेस में, नंबर ऑफ जीरोस। तो हम क्या देखते कि वही ग्राफ y एक्सिस को कितनी जगह पर कट कर रहा है या इंटरसेक्ट कर रहा है। जैसे ये y एक्सिस है, यहाँ पर अगर हमने x के केस में देखा तो नंबर ऑफ जीरोस कितने थे? 0। लेकिन अगर हम इसको y के केस में देखें तो y एक्सिस को ये ग्राफ कट कर रहा है एक पॉइंट पे। तो नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे? नंबर ऑफ जीरोस ऑफ p ऑफ y यहाँ पर कितने होंगे? फर्स्ट केस में 1, फिर सेकेंड केस में देखिए y एक्सिस को ये ग्राफ कितने पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट कर रहा है? एक पॉइंट पे, उसके बाद कहीं पे भी नहीं। तो यहाँ पर कितने होंगे? 1।
उसके बाद हम यहाँ देखते हैं, यहाँ से ये ग्राफ गया और ये y एक्सिस पर आ गया, यहाँ पर भी इसने एक बार ही इंटरसेक्ट किया क्योंकि उसके बाद तो फिर आगे चला गया x एक्सिस पर कट करके। तो हमें अब यहाँ पर क्या देखना था कि y एक्सिस को कितनी बार कट करा है, यहाँ पर भी 1 टाइम, तो इस केस में भी 1 है। कई तरीके के ग्राफ हो सकते हैं, हो सकता है कि कोई ग्राफ ऐसा हो, तो इसने x एक्सिस को कितनी बार कट करा, ये x एक्सिस है, x डैश y एंड y डैश। अब देखिए इसने x एक्सिस को 1 2 3 पॉइंट्स पे कट करा, p ऑफ x इज इक्वल टू 3, नंबर ऑफ जीरोज ऑफ p ऑफ x 3 हुए, और y एक्सिस को 1 2 3 टाइम्स कट करा, तो p ऑफ y भी 3 हो गया। तो ज़रूरी नहीं है ग्राफ ऐसे हो कैसे भी हो सकते हैं। अब आपको लेकिन ये समझ में आ गया होगा कि किसी भी ग्राफ को देखकर आप कैसे बता सकते हैं कि उसमें नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, चाहे वो p ऑफ x के जीरोस हो चाहे p ऑफ y के हो। देख लीजिए, अब आप इसको नोट करना हो तो नोट कर लीजिए, या स्क्रीनशॉट लेना हो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, यही होती है स्टैंडर्ड फॉर्म। ये पहले भी आपने कई बार पढ़ी होगी पिछली क्लासेस में, तो आपको पता ही होगी कि ये स्टैंडर्ड फॉर्म होती है। जब भी हम कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिखते हैं तो इसी फॉर्म में लिखते हैं, पहले x स्क्वायर वाली टर्म, फिर x वाली टर्म, और उसके बाद कांस्टेंट जो भी हो। लेकिन अब हम इसमें एक नई चीज सीखेंगे। जैसे हमने ये पढ़ा था, किसी भी पॉलिनोमियल के नंबर ऑफ जीरोस पता करने के लिए कैसे पता करते हैं, जो भी उसकी डिग्री होती है। जब यहाँ पर बात हो रही है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की, तो हमें ये बात पता है कि इसकी डिग्री 2 है। किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की डिग्री 2 ही होती है, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल 2 ही होती है। मतलब नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, नंबर ऑफ जीरोस इक्वल टू 2, 2 ही होंगे। ठीक है, अब वो 2 कौन कौन से होंगे वो अलग बात है, लेकिन हम पहले ये देखते हैं कि हम उन्हें बोलेंगे क्या। जो भी जीरोस होंगे इस स्टैंडर्ड पॉलिनोमियल को, अभी हम देख रहे हैं स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को, तो इसमें जो भी जीरोस होंगे उनको हम क्या बोलेंगे, एक को अल्फा बोलेंगे और दूसरे को बीटा। जैसे a और b होता है ना, वैसे ही अल्फा और बीटा ग्रीक अल्फाबेट है। अब देखते हैं कि मैंने ये क्यों बताया, अब इससे हमें क्या समझना है। अब हम ये देखेंगे कि क्या रिलेशनशिप है अल्फा और बीटा की a, b और c के साथ, मतलब पॉलिनोमियल के जीरोस और पॉलिनोमियल के कोफिशिएंट्स के बीच में क्या रिलेशनशिप है। चलिए देखते हैं। आपको इसे नोट करना हो तो नोट कर लीजिए, या स्क्रीनशॉट लेना हो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। Relationship between zeros and the coefficients of polynomial and zeros of the polynomial। जिस polynomial की बात हो रही है हम उसके ही zeros और coefficients के बीच में जो relationship है वो अब हम देखेंगे। तो फर्स्ट केस क्या है, sum of zeros is equal to माइनस, मतलब नेगेटिव ऑफ नेगेटिव ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय द कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। मतलब जो भी हमारा पॉलिनोमियल होता है वो अभी हमने पढ़ा था किस फॉर्म में होता है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। यहाँ पर लिख लेते हैं हम ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। अब यहाँ पर हमने पढ़ा है सम ऑफ जीरोज, मतलब जो भी जीरोज हैं उनका सम, यानी उन्हें प्लस करना है। और हमने जीरोज क्या पढ़े थे, अल्फा और बीटा। सम ऑफ जीरोज मतलब अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस या नेगेटिव ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ x। यहाँ पर x का जो भी कोफिशिएंट है, x का कोफिशिएंट क्या होता है b,
तो यहाँ पर हम b लिखेंगे डिवाइडेड बाय द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट a, मतलब यहाँ पर a। अल्फा प्लस बीटा, जब भी हम अल्फा और बीटा को प्लस करेंगे, उनका सम करेंगे, तो वो हमेशा क्या आंसर हमें मिलेगा, -b/a। जो भी यहाँ पर टर्म होगी उसका नेगेटिव डिवाइडेड बाय जो भी एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होगा वो यहाँ पर लिखेंगे हम, उसे एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट से डिवाइड कर देंगे। तो ये होता है एक फॉर्मूला, समझ लीजिए, सम ऑफ जीरोज इज इक्वल टू, ये मतलब अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a। नेक्स्ट देखते हैं हम सेकेंड इज प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इज इक्वल टू कांस्टेंट डिवाइडेड बाय द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। यहाँ पर हमने सम ऑफ जीरोज पढ़ा, अब यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज मतलब अल्फा मल्टीप्लाइड बाय बीटा। हम चाहें तो अल्फा इंटू बीटा भी लिख सकते हैं या अल्फा बीटा भी लिख सकते हैं। अगर मल्टीप्लाई का साइन नहीं है तब भी वो मल्टीप्लाई में ही होंगे। अगर हम लिखेंगे, जैसे हम a इंटू बी को a भी लिख सकते हैं, वैसे ही अल्फा इंटू बीटा को अल्फा बीटा लिख सकते हैं। इज इक्वल टू कांस्टेंट। कांस्टेंट क्या होता है, c। जो भी बाकी की टर्म होती है जिसमें x या एक्स स्क्वायर ना हो वो पूरा c होता है, तो यहाँ पर हमें कांस्टेंट लेना है। कांस्टेंट इज c डिवाइडेड बाय द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट a। ये है पूरा इसका फॉर्मूला। ये दो ही इसके फॉर्मूले हैं कि सम ऑफ जीरोस -b/a के बराबर होगा और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस c/a के बराबर होगा। देख लीजिए, आप इसे भी नोट कर लीजिए, ये इंपॉर्टेंट है, इससे ही आप आगे कई क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए अब हम उसी पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस देखते हैं जो हमने अभी समझा है। फाइंड द जीरोज ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट्स। अभी हमने रिलेशनशिप पढ़ी है जीरोज और कोफिशिएंट के बीच में, अब हमें इसे यहाँ पर वेरीफाई करना है। पहले हम पॉलिनोमियल्स के जीरोज निकालेंगे, उसके बाद जो भी जीरोज आएंगे अल्फा और बीटा, उनसे हम रिलेशनशिप वेरीफाई करेंगे जीरोज की और कोफिशिएंट की। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो ये देखिए कि ये जो पॉलिनोमियल है ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। यहाँ पर क्या है, ax स्क्वायर फिर c है और उसके बाद bx। हमें ऐसे नहीं करना है, हमें इसको पहले स्टैंडर्ड फॉर्म बनानी है। तो 6x स्क्वायर फिर -7x और -3। अब हमें ये पता है, हमने पिछली क्लास में सीखा था कि किसी भी पॉलिनोमियल के जीरोस कैसे निकालते हैं। किसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस निकालने के लिए कौन सा मेथड होता है, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से निकालते हैं। तो देखते हैं मिडिल टर्म स्प्लिटिंग इसकी करेंगे तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट और कांस्टेंट आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 इंटू 3 कितना होता है, 18। 6 इंटू 3 18। अब हमें कोई दो ऐसे नंबर देखने हैं जिनको मल्टीप्लाई करके तो 18 आए और प्लस या माइनस करके 7 आए। देखिए इसके लिए भी एक इजी ट्रिक है इसे समझने के लिए। पहले तो कौन से दो नंबर हैं जिनको मल्टीप्लाई करके 18 आता है और प्लस माइनस करके 7 आता है, तो उसके लिए हम देख लेते हैं 18 के फैक्टर्स। अगर हम प्राइम फैक्टराइजेशन से 18 के फैक्टर्स निकालें तो क्या आएगा, 2 9 ज़ा 18, 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3, 2 इंटू 3 इंटू 3। हम इन तीनों नंबर्स को यूज़ करके 18 बनाएंगे तो मल्टीप्लाई करके 18 आ जाए और प्लस माइनस करके 7 आ जाए। हमें ऐसे नंबर चाहिए, तो देखिए हम इनको कैसे भी मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 ही आएगा। 2 3 ज़ा 6, 6 3 ज़ा 18, 3 3 ज़ा 9, 9 2 ज़ा 18। और अगर हम नीचे वाले 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तब भी वही होगा, 2 3 ज़ा 6, 6 3 ज़ा 18। तो मल्टीप्लाई करके तो इनको 18 आएगा ही, ये तो हमें पता चल गया है। अब ये देखते हैं इनको कैसे लिखें कि प्लस माइनस करके 7 आ जाए। 3 3 ज़ा 9 और 2, 9 माइनस 2 7 होता है। तो हम दो नंबर हमें जो चाहिए थे वो हमें मिल गए, 9 और 2। अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 आएगा और प्लस माइनस करने पे 7 आ जाएगा। अब ये देखिए कि साइन कौन सा आएगा, जो भी c के साथ
साइन होता है उस पर पहले देखेंगे। अगर यहाँ पर माइनस का साइन है, सी के साथ अगर माइनस का साइन है तो दोनों नंबर्स के साइन अलग अलग होंगे। अगर यहाँ पर माइनस का साइन है तो, अगर प्लस का साइन है तो साइन सेम रहेंगे दोनों नंबर्स के। उसके बाद जो बड़ा नंबर है उस पर वही साइन होगा जो b के पास है। b होता है x का कोफिशिएंट, तो x के कोफिशिएंट के पास जो भी साइन है वही होगा बड़े नंबर का साइन। अब यहाँ पर था माइनस का साइन, मतलब इन दोनों के साइन अलग अलग होंगे, और 7 के साथ माइनस का साइन है तो बड़े नंबर के साथ माइनस का साइन होगा, तो ऑब्वियसली 2 के साथ प्लस का होगा। हमें ये पता चल गया। तो इससे आपको साइन में कभी भी कंफ्यूजन नहीं होगी। जब हम आगे क्वेश्चन करेंगे तो हमें और अच्छे से समझ में आ जाएगा। अगर हम -9 को 2 से मल्टीप्लाई करें प्लस के 2 से तो कितना आएगा 18, लेकिन माइनस का। सही है, क्यों? क्योंकि जब हम 6 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 18 आता है, लेकिन यहाँ है -3, तो जब हम 6 को -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -18 आएगा। और अगर हम -9 में 2 ऐड करेंगे तो प्लस माइनस 9 में से 2 गए तो 7, और साइन माइनस का क्योंकि बड़े नंबर के साथ माइनस का साइन है। अब हम इसे यहाँ पर लिखते हैं, हम -7 की जगह -9x और +2x लिखेंगे। 6x स्क्वायर -9x प्लस 2x -3, इन दोनों में क्या कॉमन है 3x, अंदर क्या बचेगा 2x -3, यहाँ से 3x गया तो 3 बचा, और यहाँ से 3x गया तो 2x बचा। यहाँ पर 2x -3 इस ब्रैकेट में है, तो यहाँ पर हमें ब्रैकेट में क्या लाना है 2x -3, तभी तो दोनों ब्रैकेट सेम होंगे। तो यहाँ पर हम कुछ भी कॉमन नहीं लेंगे, +1 इसमें कॉमन होगा, प्लस का साइन तो अंदर के कोई साइन भी चेंज नहीं होंगे, और 1 कॉमन लिया है तो अंदर सब कुछ बच जाएगा। जैसे मैंने इसमें से 1 कॉमन लिया तो बचा 2x, माइनस का साइन ऐसे ही रहेगा और 3 ऐसे ही, क्योंकि हमने यहाँ पे प्लस कॉमन लिया था। अब 2x -3, इन दोनों टर्म्स में क्या कॉमन है 2x -3 और 3x + 1, यही तो बचा। अब हम ये देखते हैं, अगर इन दोनों में से कोई भी एक 0 हो जाए, पूरी एक टर्म अगर 0 हो जाए तो पॉलिनॉमियल 0 हो जाएगा, हमें 0 मिल जाएगा पॉलिनॉमियल का। यहाँ तक समझ में आया? तो हम एक काम करते हैं, इसे 0 मान लेते हैं। अगर हम इसे 0 मानते हैं मतलब ये पूरा 0 के बराबर है, तो 3x + 1 = 0। एक केस तो ये हो सकता है, या फिर हम इसे 0 के बराबर मान लें तो ये हो जाएगा 2x -3 = 0। अगर हम इसे 0 के बराबर मानते हैं तो क्या होगा 3x = -1, ये राइट हैंड साइड जाएगा तो माइनस का 1 हो जाएगा, x = -1/3, x की वैल्यू हमें -1/3 मिलेगी। और अगर हम इसे 0 के बराबर मानते हैं तो ये हो जाएगा 2x = 3 और x = 3/2, तो हमें x की वैल्यू ये मिलेगी। मतलब ये भी हो सकती है और ये भी हो सकती है। अब जीरोस का क्या मतलब है, जो x की वैल्यू है वही तो 0 है, जीरो ऑफ द पॉलिनॉमियल। तो यहाँ पर एक को हमने मान लिया अल्फा और दूसरे को मान लिया बीटा। मैंने कहा था कि जो भी 2 जीरोस होंगे उनमें से एक को हम अल्फा मान लेंगे और दूसरे को बीटा। चाहे तो आप इसे भी अल्फा मान सकते हैं और इसे बीटा मान सकते हैं, मैंने ऐसे करा है, आप वैसे भी कर सकते हैं। देखिए आप इसे नोट कर लीजिए, फिर हम इनकी रिलेशनशिप देखते हैं। हमने 2 रिलेशनशिप्स पढ़ी थी, पहली सम ऑफ जीरोस और दूसरी प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरोस में था अल्फा + बीटा = -b/a, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस में अल्फा बीटा = c/a, यही था। देखिए अल्फा और बीटा यहाँ पर हमें मिले दोनों जीरोस। अल्फा क्या है -1/3 और बीटा है 3/2 प्लस 3/2। अगर हम इन दोनों का सम करेंगे तो किसके बराबर होगा -b/a के, और -b/a हमें कहाँ से मिलेगा पॉलिनॉमियल में से। जो भी स्टैंडर्ड फॉर्म होगी पॉलिनॉमियल की हम उसमें से ही देखेंगे। 6x² - 7x - 3, ये थी स्टैंडर्ड फॉर्म। अब इसमें देखिए b क्या होगा -7, साइन के साथ ही लिखेंगे और पूरे का नेगेटिव। यहाँ पर क्योंकि b के साथ माइनस का साइन था तो यहाँ माइनस का साइन आया, और यहाँ पे -7 था b तो वो हमने अंदर लिख दिया। डिवाइडेड बाय a होता है x² का कोफिशिएंट, तो 6। अब इन दोनों का एलसीएम लेते हैं, 3 और 2 का एलसीएम लेंगे, दोनों नंबर
अलग अलग है, एक टेबल में नहीं आते हैं, तो दोनों को मल्टीप्लाई करके लिख दीजिए 6 और इन्हें क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए ऊपर। 2 1 जा 2 माइनस प्लस का था माइनस का था तो प्लस माइनस माइनस, फिर 3 3 जा 9 और साइन आएगा प्लस का, ये भी प्लस और ये भी प्लस, तो प्लस 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 हो गया। यहाँ पर माइनस माइनस प्लस तो 7 हो जाएगा 7/6। अब देखिए प्लस माइनस माइनस, 9 में से 2 जाएंगे तो कितने बचेंगे 7, साइन आएगा प्लस का और डिवाइड में 6, और यहाँ पर भी क्या है 7/6। जब यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल हो गई तो ये वेरीफाइड हो गया। देखिए सम ऑफ जीरोस हमने निकाला तो वो किसके बराबर आया, -b/a के। यहाँ पर हमने ये रिलेशनशिप वेरीफाई कर दी। अब हम यहाँ पर प्रोडक्ट ऑफ जीरोस देखते हैं। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा इंटू बीटा, अल्फा क्या है -1/3 मल्टीप्लाइड बाय बीटा, बीटा इज 3/2 इज इक्वल टू c -3 डिवाइडेड बाय a क्या है x² का कोफिशिएंट 6। अगर यहाँ पर -3 के अलावा और भी कुछ होता जो कांस्टेंट होता तो पहले तो हम उसे सॉल्व करते स्टैंडर्ड इक्वेशन बनाने के लिए। जब स्टैंडर्ड इक्वेशन बन जाती तब हम उसके जीरोस निकालते और तब हम उसमें से ही देखते स्टैंडर्ड इक्वेशन में से ही। 3 1 जा 3 3 1 जा 3 कैंसिल आउट हो गया। अब इसे देखते 1 1 जा 1 प्लस माइनस माइनस डिवाइडेड बाय 2 1 जा 2 और यहाँ पर 3 1 जा 3 3 2 जा 6, माइनस का साइन था तो -1/2। यहाँ पर भी LHS RHS के बराबर हो गया, मतलब लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर है, हेंस वेरीफाइड। देखिए हमने इस तरीके से रिलेशनशिप वेरीफाई करी जीरोस और कोफिशिएंट्स के बीच में। अब हम कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं। अब जो ये क्वेश्चन है इसमें है 4u² + 8u, इसमें तो c है ही नहीं तो इसमें मिडिल टर्म स्प्लिटिंग नहीं हो सकती है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ये बहुत ईजी है। देखिए 4u² और 8u में आपको क्या कॉमन लग रहा है, इन दोनों में क्या कॉमन है, 4 कॉमन है और u कॉमन है, तो हम 4u कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा u प्लस यहाँ पर बचेगा 2। देखिए 4u को जब हम u से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4u² आ जाएगा और 4u को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 4 8 और u 8u आ जाएगा। अब देखिए इसमें या तो 4u 0 के बराबर हो जाए तो इस पॉलिनोमियल को हम पूरा 0 करके हमें पता चल जाएगा कि इसका 0 क्या है, या फिर u + 2 0 के बराबर हो जाए तो हमें पता चल जाएगा कि इसका 0 क्या है। तो जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में करा था वैसे ही हम इसमें करेंगे, 4u = 0 या फिर u + 2 = 0, तभी तो ये पूरा 0 होगा क्योंकि ये दोनों मल्टीप्लाई में, या तो ये पूरा 0 हो जाए ये पूरा 0 हो जाए। फिर 0 से हम किसी को भी मल्टीप्लाई करते हैं तो वो पूरा 0 हो जाता है। ठीक है, अब हम ये देखते हैं 4u = 0, u यहीं रहेगा, 0 के डिवाइड में जाएगा 4, 0 के डिवाइड में कुछ भी होता है तो 0 हो जाता है, u = 0, या फिर u + 2 = 0। यहाँ पर प्लस का 2 था लेफ्ट हैंड साइड पे, राइट हैंड साइड पे जाएगा तो माइनस का 2 हो जाएगा, u = -2। तो दो वैल्यूज आ गई u की, एक को हमने मान लिया अल्फा और दूसरे को मान लिया बीटा। अब हम देखते हैं सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a। अल्फा क्या है 0 प्लस बीटा क्या है -2 इज इक्वल टू -b। b होता है x का कोफिशिएंट मतलब u का कोफिशिएंट जो 8 है, डिवाइडेड बाय a मतलब x² का कोफिशिएंट, यहाँ पर u² का कोफिशिएंट वो है 4, 4 1 जा 4 2 जा और प्लस माइनस माइनस, यहाँ पर आया -2 और यहाँ पर भी आया -2, यहाँ पर भी LHS RHS के बराबर हो गया। तो ये वाली रिलेशनशिप तो वेरीफाई हो गई। अब देखते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c/a। अल्फा क्या है 0
मल्टीप्लाइड बाय बीटा है -2। सी क्या है, यहाँ पर हमें एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट मिल गया, मतलब ए है, यहाँ पर बी है, सी तो है ही नहीं, तो जो चीज़ नहीं है वो क्या है, 0 डिवाइडेड बाय ए है 4। 0 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे 0 हो जाएगा, 0/4, 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड करेंगे तो भी 0 हो जाएगा। यहाँ पर भी क्या हुआ, LHS RHS के बराबर हो गया, तो यहाँ पर ये वेरीफाई हो गया। देखिए इस तरीके के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है। अगर स्क्रीनशॉट लेना हो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या बैक करके दोबारा से देखना हो वीडियो को तो दोबारा से देख लीजिए, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। अब हमारे पास यहाँ पर क्या क्वेश्चन है, t² - 15, t² - 15, इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है ना, t² एक टर्म है और -15 एक टर्म है, इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है। अगर कुछ कॉमन होता तो हम उसे मल्टीप्लाई में लाते और फिर हम ये बोल सकते थे कि अगर हम एक को 0 कर देंगे तो दूसरा अपने आप 0 हो जाएगा, या अगर हम पहले वाले को 0 कर देंगे तो दूसरा वाला अपने आप 0 हो जाएगा। यहाँ पर हम मल्टीप्लाई में कुछ भी नहीं ला सकते हैं, तो हम बोलेंगे या तो ये पूरा खुद ही 0 हो जाए तो इसके जीरोस हमें पता चल जाएंगे। देखिए t² - 15 = 0, अगर ये पूरा 0 के बराबर हो जाए तो हम बोल सकते हैं इसका 0 मिल जाएगा हमें। तो हमें हमेशा ऐसे क्वेश्चंस को 0 के बराबर पुट करना है और फिर क्या होगा, इसे सॉल्व कर लेंगे। जैसे इक्वेशन बन गई, अब हम इसे सॉल्व कर लेंगे। t² - 15 था, राइट हैंड साइड पे जाएगा तो प्लस का 15 हो जाएगा। जब स्क्वायर हटता है तो रूट लग जाता है दूसरी साइड, यहां से मैंने स्क्वायर हटाया तो यहां रूट लगेगा। इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि t² था और यहाँ पर था 15, मैंने दोनों जगह रूट लगा दिया, तो यहाँ तो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया, तो t = √15 हो गया। वही मैंने यहाँ पर लिखा है कि t = √15, लेकिन जब भी यहाँ से स्क्वायर हट के यहाँ पर रूट लगेगा तो जो भी इसके आंसर्स होंगे वो हमेशा प्लस माइनस दोनों में होंगे, मतलब वही आंसर एक बार प्लस का होगा और वही आंसर एक बार माइनस का होगा। अगर मैं 2 को 2 से मल्टीप्लाई करूँ तो मुझे 4 मिल जाएगा, अगर मैं -2 को -2 से मल्टीप्लाई करूँ तो भी मुझे 4 ही मिलेगा, 2 × 2 = 4 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। जब भी कोई भी नंबर रूट से बाहर आता है, रूट सॉल्व होता है उसका, तो हमेशा वो प्लस माइनस के साइन के साथ आता है। मतलब t एक बार क्या हुआ, प्लस का √15 और एक बार t = -√15, ऐसे ही तो होगा। तो एक को हमने मान लिया अल्फा और दूसरे को मान लिया बीटा। यहां तक समझ में आया। अब इनकी रिलेशनशिप देखते हैं। सम ऑफ जीरोज इज इक्वल टू -b/a, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a। तो अल्फा यहाँ पर क्या है, प्लस का √15, तो चाहे हम प्लस लिखें और चाहे ना लिखें कोई बात नहीं, पहले नंबर से पहले हम ना भी लिखें तब भी कोई बात नहीं। तो यहाँ पर आ जाएगा √15 प्लस बीटा है -√15, तो यहाँ पर माइनस का साइन मेंशन करना ज़रूरी है, इज इक्वल टू -b। अब यहाँ पर देखिए b कहीं पर है, b नहीं है इसमें, क्योंकि b क्या होता है, x का कोफिशिएंट। यहाँ पर x² का कोफिशिएंट 1 है, जहाँ पर कुछ नहीं होता वहाँ 1 होता है, और यहाँ पर ये हो गया c, तो b इसमें है नहीं, जो चीज़ नहीं है वो 0 है, तो -0 डिवाइडेड बाय a होगा 1। अब यहाँ पर देखिए ये हो गया √15 और प्लस माइनस -√15, यहाँ पर है प्लस का √15 और यहाँ पर है माइनस का √15, तो प्लस माइनस वाला कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर तो 0 ऑब्वियसली पहले से ही था। जब किसी चीज़ में से कुछ वही चीज़ माइनस होती है, मतलब जैसे 2 - 2 0 होता है, वैसे ही √15 माइनस √15 क्या होगा, 0, इसलिए मैंने उसे कैंसिल कर दिया। 0 = 0। यहाँ पर भी क्या हुआ, LHS RHS के बराबर हो गई, तो ये रिलेशनशिप वेरीफाई हो गई। अब हम देखते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इज इक्वल टू c/a। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज मतलब अल्फा इंटू बीटा, अल्फा बीटा इज इक्वल टू c/a। अल्फा है √15 और बीटा है -√15,
जब किसी नंबर और ब्रैकेट के बीच में कोई साइन नहीं होता तो मल्टीप्लाई का साइन होता है, मतलब ये इसके साथ मल्टीप्लाई में है। इज इक्वल टू सी क्या है 15 माइनस का साइन हमेशा ध्यान में रखना है, माइनस के साइन के साथ ही लिखेंगे हम उसे, और a है 1। जब हम रूट 15 को रूट 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या आंसर मिलेगा? जब भी हम किसी रूट वाले नंबर को उसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो रूट हट जाता है, तो यहाँ पर रूट तो हट जाएगा 15 हो जाएगा, लेकिन साइन कौन सा आएगा? माइनस का। क्यों? क्योंकि यहाँ पे प्लस का साइन था और यहाँ माइनस का, अपोजिट साइन थे तो प्लस माइनस माइनस, और यहाँ पर -15/1 मतलब -15। यहाँ पर भी क्या हुआ? LHS RHS के बराबर आ गया, दोनों साइड इक्वल हो गए, हेंस वेरीफाइड। तो देखिए इसमें हमने अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस देखे कि कैसे जीरोस निकालने हैं, अल्फा बीटा निकालने हैं, और कैसे जीरोस और कोफिशिएंट्स के बीच में रिलेशनशिप वेरीफाई करनी है। तो मुझे लगता है कि इस वीडियो के लिए इतना काफ़ी है। आई होप कि जो भी कुछ मैंने आपको इस वीडियो में समझाया है वो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, या इससे रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। आई विल क्लियर योर डाउट। और अगर आपने गोल्ड ऑडियो एजुकेशन चैनल पर पहली बार वीडियो देखी है तो इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि मेरी सभी लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में इसी चैप्टर के कुछ और इम्पोर्टेंट टॉपिक्स के साथ। तब तक के लिए कीप स्माइलिंग, एंजॉय योर लाइफ, बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।